Hello everyone. Now we are going to start with a very interesting topic that is appeals and revision. बहुत ही important है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. ओके, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में. चलो स्टार्ट करें. अभी पिछले लेक्चर से मैं कंटिन्यूएशन लेता हूँ डिमांड रिकवरी से. डिमांड रिकवरी में अपन ने देखा था एडजुडिकेशन प्रोसीजर, यस और नो. सो डिमांड रिकवरी में हमने देखा था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तक का प्रोसीजर. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करती है? असेसमेंट ऑर्डर पास करती है. क्या पास करती है? असेसमेंट ऑर्डर. अब हो सकता है वो असेसमेंट ऑर्डर आपके फेवर में पास किया हो, या हो सकता है आपके फेवर में पास ना किया हो, आपके ग्राउंड्स उनको सही नहीं लगते, हो सकता है. या फिर हो सकता है कि कुछ मैटर्स थे उसमें आपके फेवर में आया, कुछ मैटर्स में डिपार्टमेंट के फेवर में. ऐसा मिक्स वाला भी हो सकता है, बराबर है. तो यहाँ पर हमने दो केस को अज्यूम किया है और आगे मैं अभी प्रोसीजर आपको बताऊंगा. ठीक है, चलो. अगर असेसमेंट ऑर्डर इज इन योर फेवर, ठीक है, अगर असेसमेंट ऑर्डर आपके फेवर में है, आपके फेवर में मतलब सारे पॉइंट्स आपने जो बोले उसी तरीके से असेसमेंट ऑर्डर है. हो सकता है ऑफिसर और आप बहुत अच्छे दोस्त हो, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे दोस्त हो, तो आपके फेवर में आ गए. सेकंड वाला होगा कि आपके अगेंस्ट है, तो आपने जो पॉइंट्स रखे थे डिपार्टमेंट उससे एग्री नहीं हुआ, बोला कि हम एग्री नहीं होते हैं. ठीक है, आप ऊपर जाओ. यहाँ पर डिपार्टमेंट मत लिखो, यहाँ पर लिखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन द फेवर ऑफ. डिपार्टमेंट में लिख सकते हो, वैसे तो कोई इशू नहीं, चलो डिपार्टमेंट ही लिखते हैं. तो डिपार्टमेंट के फेवर में, मतलब कि जो भी पॉइंट्स आपने रखे थे दैट एज अ उसको वो एक्सेप्टेबल नहीं लगे, समझ में आया, उसको वो एग्री नहीं किया, मतलब हजम नहीं हुआ. तो अब इन दोनों में क्या आगे प्रोसीजर होगा वो सुनते हैं. अगर आपके फेवर में है तो आप तो कुछ करेंगे नहीं. ओके, इफ द ऑर्डर इज इन योर फेवर यू विल डू नथिंग. ओके, अब यहाँ पर डिपार्टमेंट भड़क जाएगा. डिपार्टमेंट मतलब होता है कमिश्नर. कमिश्नर बोलेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तू क्या कर रहा है? द ऑर्डर यू आर पासिंग इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू. हाउ डिड यू पास असेसमेंट ऑर्डर इन द फेवर ऑफ असेसी? जब पूरा केस क्लियर है फिर भी असेसी के फेवर में क्यों पास किया? तो यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो करेगा अपील. डिपार्टमेंट होता है कमिश्नर. ओके, एक बार ना आपको हायरार्की बता देता हूँ वापस से, सुनो. सबसे पहले था सुपरिटेंडेंट, फिर असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, उसके बाद होता है जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर. ओके, उसके बाद कमिश्नर, उसके बाद उसके बाद कौन होगा? प्रिंसिपल कमिश्नर, देन चीफ कमिश्नर, फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. समझ में? तो ये होता है हायरार्की. सुपरिटेंडेंट, एसीडीसी, जेसीएसी, देन कमिश्नर, देन प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर. ये हायरार्की है लोअर टू हायर. मान के चलो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है सुपरिटेंडेंट, इसने ऑर्डर पास किया इन द फेवर ऑफ असेसी. तो यहाँ पर जो कमिश्नर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को बोलेगा कि आप एक काम करो, अपील फाइल करो. ठीक है, डिपार्टमेंट जो अपील फाइल करता है उसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं रिव्यू एप्लीकेशन. क्या बोलते हैं? रिव्यू एप्लीकेशन. इधर तो लिख के रखो, रिव्यू एप्लीकेशन. सो कमिश्नर विल डायरेक्ट इट्स सबऑर्डिनेट टू फाइल रिव्यू एप्लीकेशन. अब किसके पास करेंगे रिव्यू एप्लीकेशन? ठीक है, वो देखेंगे अपन थोड़ी देर में, रुक जाओ. मतलब यहाँ पर कौन फाइल करेगा? डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा, बराबर है, डिपार्टमेंट अपील. और अगर इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट है, मतलब अगेंस्ट द असेसी, यहाँ पर मैं अगेंस्ट लिख देता हूँ, अगेंस्ट द असेसी, अगेंस्ट असेसी. ओके, असेसी के फेवर में नहीं है, तो अब अपील कौन फाइल करेगा? असेसी विल फाइल अपील, असेसी विल फाइल अपील. यस और नो? वेरी सिंपल. अभी असेसी जो अपील फाइल करेगा वो प्रॉपर मैकेनिज्म एंड प्रॉपर चैनल होता है. ठीक है, सुनो अभी वो हायरार्की क्या है वो सुनते हैं. असेसी सबसे पहले किसके पास जाएगा?
अपीलेट अथॉरिटी के पास, अपीलेट अथॉरिटी, बराबर है। इसको अपन फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं, अपीलेट अथॉरिटी। डिपार्टमेंट भी इसके पास ही जाएगा अगर जाने का जरूरत पड़ा तो अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। अगर अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर से ना खुश है फिर भी एग्रीड है, then in that case we will go to GST 80 का दो बेंचेस है, दो बेंचेस है। कौन सा दो बेंचेस है सुनो। पहला बेंच नेशनल बेंच, रीजनल बेंच। सेकंड वन स्टेट बेंच, एरिया बेंच। दो बेंच होते हैं। अपने को किसी एक के पास जाना है, कैसे जाना है वो बता रहा हूँ। अगर आपका जो मैटर है, जो आपका ऑर्डर में जो मैटर है, प्राइम मैटर, अगर वो प्लेस ऑफ सप्लाई का है, if the matter is place of supply, then you have to go to GST 80's national bench और regional bench। और अगर अदर देन POS का इशू है, अदर देन POS, ठीक है, अदर देन POS, if it is not POS, it can be value of supply, time of supply, कुछ भी हो सकता है। if it is other than POS, then we will go to state bench, area bench। समझ में आया। सो सबसे पहले हम असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कहाँ फाइल करते हैं? अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर अपील ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं आया and it involves place of supply matter, we will be filing appeal before national bench, regional bench of GST 80। okay, GST appellate tribunal, ये appellate tribunal है, इसके नेशनल बेंच, रीजनल बेंच के पास हम फाइल करेंगे अपील। और अगर अदर देन POS का इशू है तो स्टेट बेंच, एरिया बेंच के पास अपील फाइल की जाएगी। ओके, GST 80 के ब्रांच है। और अगर इन लोगों के GST 80 के ब्रांच के ऑर्डर से भी हम लोग एग्रीड है, वी डिडंट गॉट द जस्टिस येट, तो हम लोग और ऊपर जाएंगे। अब यहाँ पर नॉर्मली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दो ही बचे हुए हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ओके, लेकिन अब दो इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, इफ द केस इज नॉट हैविंग क्वेश्चन ऑफ लॉ, इट कैन नॉट बी अपील्ड बिफोर हाई कोर्ट। बराबर, मतलब ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ कैन बी अपील्ड बिफोर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का जो केस है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, फैक्ट मतलब मैंने आप लोग को डिमांड रिकवरी में भी बताया था, फैक्ट का मतलब होता है कि आपने बिल रेज किया था क्या, ये कंप्लायंस किया था क्या, मतलब ये फैक्ट्स है। इट इज नॉट द इंटरप्रिटेशनल इशू। ओके, ऐसे केस में जो GST 80 का ऑर्डर होगा दैट इज फाइनल, दैट इज बाइंडिंग। ओके, और अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ का सवाल है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का, देन इन दैट केस वो ऊपर जाएगा हाई कोर्ट के पास। ओके, अभी ध्यान से सुनो। अभी नेशनल बेंच, रीजनल बेंच की बात करते हैं। ये लोग कौन से केसेस लेते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई के केसेस लेते हैं, बराबर। प्लेस ऑफ सप्लाई इज स्टेट वाइज, ऑब्वियसली महाराष्ट्र हो सकता है, गुजरात हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है। एंड हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो स्टेट वाइज, हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो स्टेट वाइज, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट। सो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम लोग हाई कोर्ट्स को POS का जुरिस्डिक्शन दे देंगे तो हाई कोर्ट कैन बी बायास्ड विथ इट्स स्टेट। तो बायास हो सकता है, बायास मतलब समझते हो, पार्शियलिटी। तो यहाँ पर जो नेशनल बेंच, रीजनल बेंच का ऑर्डर होगा, इट विल बी डायरेक्टली अपीलेबल एट सुप्रीम कोर्ट। है समझ में? एकदम सिंपल, समझ में आया? और अगर स्टेट बेंच, एरिया बेंच का ऑर्डर होगा, देन इट विल बी अपील्ड बिफोर हाई कोर्ट। एंड देन अगर हाई कोर्ट से भी मतलब मुझे न्याय नहीं मिलता है एंड इट डज इन्वॉल्व क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड हाई कोर्ट सर्टिफाइड एज अ प्रॉपर केस टू बी फाइल्ड अपील बिफोर सुप्रीम कोर्ट, तो ही जा सकते हैं। समझ में? सो मैं दो बातें यहाँ पर बता रहा था। क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए हाई कोर्ट शुड सर्टिफाई, हाई कोर्ट शुड सर्टिफाई द केस फिट टू बी अपील्ड बिफोर सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो हाई कोर्ट ने अगर
सर्टिफाई किया है कि ये केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्या है उसमें? सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, देन ओनली हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ऐसे वैसे नहीं जा सकते। समझ में आया? सो अपीलेट अथॉरिटी, सबसे पहले अपीलेट अथॉरिटी से मुझे अगर नहीं मिलता है इंसाफ, तो मैं जाऊंगा GST/AT के अप्रोप्रिएट ब्रांच के पास। प्लेस ऑफ सप्लाई का इशू होगा तो नेशनल बेंच, रीजनल बेंच, अदर देन POS का इशू होगा तो स्टेट बेंच, एरिया बेंच। ओके, और अगर यहाँ से भी मुझे नहीं मिला तो न्याय, तो मैं जाऊंगा और ऊपर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर नेशनल बेंच, रीजनल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ओके, एंड अगर स्टेट बेंच, एरिया बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल करना चाहते हैं तो हाई कोर्ट जाएंगे। देन हाई कोर्ट ने भी हमें न्याय नहीं दिया एंड सर्टिफाई किया कि ये अपील किया जा सकता है, तो हम ऊपर जाएंगे, अपील फाइल करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? गॉट इट? फिर डिपार्टमेंट भी यही मैकेनिज्म फॉलो करेगा। जब भी डिपार्टमेंट अपील किया जाएगा तब भी अपीलेट अथॉरिटी के पास जाना है। उसके बाद फिर भी अगर डिपार्टमेंट को न्याय नहीं मिला तो नेशनल बेंच या तो स्टेट बेंच, एंड उससे भी नहीं मिला तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उस तरीके से ही चलेगा। सेम सेम फॉर डिपार्टमेंट, सेम फॉर असेसी। ओके, अब अपन बात करते हैं इस अपीलेट अथॉरिटी की। ये कौन होते हैं वो समझो, एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है वो समझो। ओके, ऑलरेडी अपना डिस्कशन हो चुका है, थोड़ा सा ब्रीफिंग हो जाएगा आपका। सुपरिटेंडेंट, ओके, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ओके, अगर अप टू 10 लाख का मैटर है, ओके, तो शो कॉज नोटिस कौन इशू करेगा? सुपरिटेंडेंट। ऑर्डर्स कौन पास करेगा? सुपरिटेंडेंट। ACDC अगर 10 लाख के ऊपर है बट इट इज अप टू 1 CR, देन ACDC विल पास द ऑर्डर्स, इट विल बी इशूइंग SCN। और अगर 1 करोड़ के ऊपर है, देन इन दैट केस JCAC वुड इशू शो कॉज नोटिस एंड वुड पास ऑर्डर्स। ये खाली CGST की बात है। तब आप अगर सिर्फ इंट्रा स्टेट करते हो तो ये, अगर आप इंटर भी करते हो, इंट्रा भी करते हो, दोनों करते हो, या फिर सिर्फ इंटर करते हो, दैट इज ओनली I और I+C। इस केस में डबल हो जाएगा। तो अगर अप टू ₹20 लाख है तो सुपरिटेंडेंट, मोर देन ₹20 लाख है बट अप टू ₹2 करोड़ है तो ACDC, एंड इफ इट इज मोर देन 2 CR इट विल बी JCAC। समझ में आया? एकदम सिंपल था। अभी ये लोग हुए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कौन हुए ये लोग? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। समझ में आया? अभी डिपेंडिंग अपॉन योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, योर अपीलेट अथॉरिटी इज डिसाइडेड। आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड्स योर अपीलेट अथॉरिटी। मान के चलो कि ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज थी, इनमें से कोई भी, ये तीनों में से कोई भी, ये तीनों में से तीन कौन? सुपरिटेंडेंट, ACDC, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। अगर इनमें से कोई है, ओके, देन इन दैट केस JC अपील्स, JC appeals, that is Joint Commissioner appeals, would be the appellate authority for these particular cases। समझ में आया? एकदम सिंपल था। अगर AC ने ऑर्डर पास किया, दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट। देखिए यहाँ पर जो AC यहाँ पर लिखा ना, ये एडिशनल कमिश्नर, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर लिख देता हूँ एडिशनल कमिश्नर। ओके, तो सुपरिटेंडेंट, ACDC, अगर इन लोगों ने ऑर्डर्स पास किया तो हु विल बी द अपीलेट अथॉरिटी? जॉइंट कमिश्नर अपील्स। ठीक है, और एडिशनल कमिश्नर अपील्स, ये भी हो सकता है, एडिशनल कमिश्नर अपील्स, अपील्स, दैट इज अपीलेट अथॉरिटी। क्लियर? और अगर अगर जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर्स पास किया था, देन इन दैट केस हु विल बी द अपीलेट अथॉरिटी?
it will be commissioner appeals. It will be commissioner appeals. समझ में आया? So depending upon your adjudicating authority, your appellate authority is decided. Okay. So अगर डिपार्टमेंट के ऑफिसर दैट इज ये ACDC ने पास किया इन द फेवर ऑफ असेसी, सो डिपार्टमेंट कहाँ पर अपील फाइल करेगा? जॉइंट कमिश्नर अपील्स के पास या फिर एडिशनल कमिश्नर अपील्स। एंड अगर जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, सो किसके पास अपील करेंगे? कमिश्नर अपील्स के पास। समझ में आया? देयर आर टू सेपरेट अथॉरिटीज। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पूरा अलग होता है, अपीलेट अथॉरिटी पूरा अलग होता है। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, चलो। तो यहाँ पर अपन ने एक बेसिक अपील का मीनिंग समझ में ले लिया। ओके, अब बात करते थोड़ा रिवीजन का। लेट अस टॉक समथिंग अबाउट रिवीजन। अपील्स की बातें हो गई, अब रिवीजन की बात करते हैं। देखो, रिवीजन बताने के पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जो डिपार्टमेंट होता है ना, डिपार्टमेंट दैट इज कमिश्नर के जो सबॉर्डिनेट्स जो रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे, उनके पास ना 6 महीने का टाइम होता है। ठीक है? असेसमेंट ऑर्डर का जो मतलब असेसमेंट ऑर्डर जब भी पास हो जाएगा, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर उनको क्या करना होगा? अपील फाइल करना होगा। ठीक है? डिपार्टमेंट अपील। मान के चलो डिपार्टमेंट अपील फाइल करना भूल जाता है या फिर रह जाता है, दैट इज कमिश्नर ने अपने सबॉर्डिनेट को गाइड नहीं किया कि आपको अपील करना चाहिए। इन 6 महीने का जो टाइम लिमिट यहाँ पर लिखा है वो निकल गया। सो अब क्या रेमेडी है गवर्नमेंट के पास? व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल विथ डिपार्टमेंट? समझ में आया क्वेश्चन? डिपार्टमेंट को अपील फाइल करना चाहिए था कितने टाइम में? 6 महीने में। ठीक है? असेसमेंट ऑर्डर पास होने से 6 महीने में अपील फाइल करना होता है। ओके, लेकिन डिपार्टमेंट ने अपील फाइल नहीं किया, एसएससी के फेवर में ऑर्डर आ गया था, डिपार्टमेंट ने भी अपील फाइल नहीं किया। मतलब क्या एसएससी अभी खुला आजाद घूमेगा? क्या डिपार्टमेंट के पास और एक चांस है? आंसर इज यस, और एक चांस है इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन। इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन। आया समझ में? ओके, अभी क्या है ये रिवीजन का चांस? आइए पढ़ते हैं। अभी रिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, उसने अगर ऑर्डर पास किया प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, then the higher adjudicating authority can revise the order of lower adjudicating authority। एक बार बताता हूँ आपको किस तरीके से होता है। सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। ओके, यहाँ पर है कमिश्नर, यहाँ पर है प्रिंसिपल कमिश्नर, यहाँ पे चीफ कमिश्नर, यहाँ पे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगर असेसमेंट ऑर्डर इन लोगों ने पास किया था, इन लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर, ओके, डेप्यूटी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट। इसमें नया फीचर आया है बॉक्स बनाने का, वही ट्राई कर रहा हूँ। अरे वाह! तो अगर असेसमेंट ऑर्डर इन्होंने पास किया है, ठीक है, असेसमेंट ऑर्डर इन्होंने पास किया, किसने पास किया? असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट। ओके, देन इन दैट केस जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर वुड बी द रिविजनल अथॉरिटी। अभी रिविजनल अथॉरिटी करता क्या है वो सुनो। जो असेसमेंट ऑर्डर पास होता है उसको रिवाइज कर देता है। ओके, अगर आपने पूरे फैक्ट्स लिए नहीं थे इन अकाउंट वाइल पासिंग द ऑर्डर, दैट इज ACDC और सुपरिटेंडेंट इन्होंने ठीक से ऑर्डर पास नहीं किया, ओके, इट वाज इन द फेवर ऑफ असेसी एंड इट वाज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक से उन्होंने पॉइंट्स कवर नहीं किए थे, देन इन दैट केस सच असेसमेंट ऑर्डर कैन बी रिवाइज्ड बाय रिविजनल अथॉरिटी। ओके, सो रिविजनल अथॉरिटी कौन हुई? ACDC एंड सुपरिटेंडेंट के लिए जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर। नॉट अपील्स, इसी अथॉरिटीज में ही है रिविजनल अथॉरिटी। समझ में आ गया? अपीलेट अथॉरिटी के लिए तो अलग था ना, यहाँ पर मैंने बताया था JC AC अपील्स,
फिर कमिश्नर अपील्स, ये सब नहीं समझ में आया? यहाँ पर सेपरेट है, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी सेपरेट है, लेकिन रिविजनल अथॉरिटी तो उनके ऊपर ही है, बैठी है, उनका जो सीनियर है वही है रिविजनल अथॉरिटी। तो जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर कैन रिवाइज द ऑर्डर्स पास्ड बाय इट्स सबऑर्डिनेट, दैट इज एसी, डीसी और सुपरिटेंडेंट। आया समझ में? और अगर अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर है, खुद ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, मतलब 1 करोड़ या 2 करोड़ के ऊपर का मैटर है, ओके, खुद ही है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज इन्होंने ही पास किया असेसमेंट ऑर्डर, देन इन दैट केस हु विल बी रिविजनल अथॉरिटी? इट इज कमिश्नर, ये बन जाएगा रिविजनल अथॉरिटी। समझ में आया? इज दैट क्लियर? एंड इनके अलावा तो कोई अभी पास नहीं कर सकता ऑर्डर, इतने ही लोग कर सकते हैं। वेरी क्लियर। अभी रिविजन का जो टाइमिंग होता है, ओके, इट स्टार्ट्स आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स मतलब डिपार्टमेंट का जो अपील फाइल करने का टाइम है वो खत्म होने के बाद रिवीजन का टाइम स्टार्ट होता है। सो जो असेसमेंट ऑर्डर पास होता है पहले 6 महीने तक उसको रिवाइज नहीं किया जाता। पहले 6 महीने डिपार्टमेंट को अपील करने का टाइम है। अगर डिपार्टमेंट अपील नहीं करना चाहता देन इन दैट केस रिवीजन पॉसिबल है। इज दैट वेरी क्लियर? सो चैप्टर का आउटलाइन तो मैंने आपको दे दिया है। हम क्या सीखने वाले हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर, कौन से फॉर्म में अपील करते हैं, क्या प्री डिपॉजिट पे करनी पड़ती है, ओके, एंड सो ऑन। चलो अभी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ना कनेक्टिविटी दिया है, किस तरीके से कनेक्टेड है। सेक्शन 61 किसके लिए था? स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स, ओके। तो एक नोटिस दिया जाता था पहले, एंड अगर हमारा रिप्लाई प्रॉपर नहीं था, सेटिस्फैक्टरी नहीं था, देन असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाता है अंडर सेक्शन 73-74। दिस ऑर्डर कैन बी अपील्ड बिफोर अपीलेट अथॉरिटी। समझा? नेक्स्ट सेक्शन 62 का आउटकम क्या है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर। सो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अपील्ड बिफोर अपीलेट अथॉरिटीज। सेक्शन 63 का आउटकम क्या है? इट इज ऑल्सो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, वही अपन अपील कर सकते हैं। 64 अगेन सेम। 65 65 में ऑडिट होता है टैक्स अथॉरिटीज का, ओके। टैक्स अथॉरिटी का जो फाइंडिंग्स होता है उससे मैं एग्री नहीं करता, शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है मेरे पर, मैं रिप्लाई फर्निश करता हूँ ये बोल के कि मैं क्यों एग्री नहीं करता। अगर डिपार्टमेंट को मेरा रिप्लाई पसंद नहीं आया, डिपार्टमेंट विल इशू ऑर्डर, ठीक है, पास द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 73 और 74। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल करूंगा। किसके पास करूंगा? किसके पास करूंगा? अपील अथॉरिटी के पास। सेम गोस विद सेक्शन 66, 67, ओके। एंड ई वे बिल के इसमें भी सेम, ई वे बिल के इसमें भी सेम। इज दैट क्लियर? एंड सेक्शन 73, 74 इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं, ओके। डिमांड रिकवरी में जो अपन ने देखा, जो असेसमेंट ऑर्डर्स पास होता है सेक्शन 73 के स्पेसिफिकली, उसके अगेंस्ट भी अपीलेट अथॉरिटी के पास हम अपील फाइल कर सकते हैं। आया समझ में? अब एक पॉइंट मुझे बताना था, रह गया, बता देता हूँ। सुनो, जो रिविजनल अथॉरिटीज होती हैं, ओके, अभी रिविजनल अथॉरिटी का मैं यहाँ पर ना एक बार लिख लेता हूँ। इफ एसी, डीसी और एस इन्होंने ऑर्डर पास किया था, सो हु इज द रिविजनल अथॉरिटी? जेसी, एसी, बरोबर है। और अगर जेसी और एडिशनल कमिश्नर इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, हु इज द रिविजन अथॉरिटी? कमिश्नर, नॉट अपील्स, कमिश्नर। अब यहाँ पर इन्होंने रिवाइज कर दिया ऑर्डर, मतलब हु हैज पास्ड दिस ऑर्डर? हु हैज पास्ड दिस ऑर्डर? द ऑर्डर्स आर पास्ड बाय जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर इन फर्स्ट केस, एंड जो रिवाइज हो गया वो कमिश्नर, ओके। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ने सिंपल ये कहा है, सेक्शन ने कहा है कि ये जो ऑर्डर्स हैं, दीज ऑर्डर्स वुड बी अपीलेबल डायरेक्टली बिफोर जीएसटी 80 एंड नॉट बिफोर अपीलेट अथॉरिटी। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? सुनो सुनो ध्यान से सुनो। अगर इसने ऑर्डर पास किया था एसीडीसी, तो मैं अपील कहाँ फाइल करता था? जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, अपील्स, बराबर है, यहाँ पर फाइल करता था।
अगर जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया तो मैं किधर अपील फाइल करता? कमिश्नर अपील्स, यस और नो। और इन्हीं लोगों ने तो ऑर्डर रिवाइज कर दिया, इन लोगों ने तो ऑर्डर रिवाइज कर दिया। सो मतलब इनका जो रैंकिंग है, ठीक है, ये जो रैंकिंग आप देख रहे हो ना, ये रैंकिंग सेम है, भले अथॉरिटीज अलग है बट रैंकिंग में सेम है। तो इसीलिए जो जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर का जो रिवाइज ऑर्डर होगा, वो जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर अपील के पास अपील नहीं किया जाएगा, वो डायरेक्टली जीएसटी एटी के पास अपील किया जाएगा। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एंड रीजनिंग उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अपीलेट अथॉरिटी का जो रैंकिंग है वो सेम है, भले अथॉरिटीज अलग है बट रैंकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट इज सेम। तो सेम रैंकिंग वाले के पास हम अपील नहीं कर सकते, उससे हायर पे जाना पड़ेगा। तो हायर है जीएसटी एटी। तो डिपेंडिंग अपॉन योर इशू, आप लोग को नेशनल बेंच के पास जाना है, रीजनल बेंच के पास जाना है, एरिया बेंच स्टेट बेंच के पास जाना है, किसके पास भी जाओ, डिपेंडिंग अपॉन द रीजन। पीओएस है तो नेशनल बेंच रीजनल बेंच, अगर अदर देन पीओएस है तो स्टेट बेंच एरिया बेंच। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये फ्लो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है, ये जो फ्लो है हिरार्की ये बता दिया। टैक्स पेयर अग्रीड है तो क्या होगा वो भी यहाँ पर बता दिया, ओके। फिर डिपार्टमेंट अग्रीड है तो डिपार्टमेंट अपील फाइल करेगा। फिर थोड़ा रिविजनल के बारे में भाई बात करते हैं, सब कुछ हो गया, ये पूरा पेज हो गया अपना। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। अब ये पेज में ना कंपैरेटिव्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, कंपैरेटिव्स के फॉर्म में, मतलब अपीलेट अथॉरिटी, जीएसटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड सो ऑन, ठीक है। अभी हम सीखेंगे कितने टाइम में आपको अपील फाइल करना है, क्या रिक्विजिट्स हैं, ओके, क्या क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे एंड सो ऑन। तो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पूरा अपीलेट अथॉरिटी पढ़ लेंगे, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है, ओके। चलो अभी ये मैटर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हम अपीलेट अथॉरिटी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मैटर, ऑर्डर्स अपीलेबल। कौन से ऐसे असेसमेंट ऑर्डर्स हैं जिसके अगेंस्ट हम अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल करेंगे? वापस से एक बार, ऐसे कौन से ऑर्डर्स हैं जिसके अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील फाइल की जाएगी? सुनना ध्यान से। एग्रीव्ड पर्सन्स फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। कम ऑन, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से आप लोग नाखुश हो, नाखुश हो, ओके, अग्रीव्ड हो, देन यू कैन फाइल बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, ओके। अभी अगर आप लोग को याद होगा तो यहाँ पर रुको, मैं बताता हूँ आपको। किधर गया, किधर गया, एक सेकंड। देखो क्या पढ़ा था अपन ने अभी अभी जस्ट क्या देखा, ऑर्डर्स ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कैन बी अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, ओके। अभी मैं बोलता हूँ रिविजनल अथॉरिटी का अगर ऑर्डर पास हुआ है, बराबर, क्या हुआ है, रिविजनल अथॉरिटी का ऑर्डर पास हुआ है, सो कैन आई गो टू अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी? क्या मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील करने जा सकता हूँ? बोला क्या गया, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो ऑर्डर होगा वो अपील किया जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास, बट रिविजनल अथॉरिटी इज नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अकॉर्डिंगली अपील कैन नॉट बी फाइल्ड बिफोर अपीलेट अथॉरिटी। एंड उसके पीछे लॉजिक भी था, मैंने आपको लॉजिक पहले बताया, अब यहाँ पर एज पर एक्ट बता दिया, समझा? सो रिविजनल अथॉरिटी का जो ऑर्डर है वो अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील नहीं किया जाता, वो डायरेक्टली जीएसटी एटी में अपील किया जाता है। आया है समझ में? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट, टाइम लिमिट टू फाइल अपील बाय असेसी। असेसी को अपील फाइल करने का टाइम लिमिट क्या है? यहाँ पर असेसी की बात चालू है, नॉट डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट को अपील फाइल करने का टाइम लिमिट अलग है, ओके। असेसी को फाइल करने का टाइम लिमिट अलग है। असेसी को कितने टाइम में फाइल करना है? विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर। 3 महीने कहाँ से लेना है? फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर। कहाँ से लेना है? कम्युनिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, एकदम सिंपल।
1 month's extension is possible, that is condonation of delay is possible on sufficient cause being shown. ठीक है, so 3 months from date of communication of decision or order passed by adjudicating authority. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से, ऑर्डर के कम्युनिकेट होने से 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करना है। 1 मंथ्स एक्सटेंशन इज पॉसिबल, जिसको हम कहते हैं कंडोनेशन ऑन सफिशिएंट कॉज। समझ में? तो डिपार्टमेंट के पास कितना टाइम है? डिपार्टमेंट के पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, 6 months फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। ओके, 1 month कंडोनेशन पॉसिबल। समझ में? सो असेसी को 3 महीने में जाना है प्लस 1 month, एंड डिपार्टमेंट को 6 months प्लस 1 month। क्लियर? फॉर्म इन विच अपील इज टू बी फाइल्ड, असेसी फाइल करेगा APL 01 में एंड डिपार्टमेंट फाइल करेगा APL 03 में। फाइल करने के बाद एक्नॉलेजमेंट दोनों को ही APL 02 में मिलेगा। समझ में आया? ओके, प्री डिपॉजिट टू बी पेड, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्री डिपॉजिट, अब प्री डिपॉजिट होता क्या है वो समझो पहले। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री डिपॉजिट? अब क्या होता है कि मान के चलो मेरा केस बहुत वीक है, ओके, असेसी का केस बहुत वीक है, तो असेसी क्या करता है, जानबूझ के अपील फाइल करता है, ये सोच के कि चलो थोड़ा टाइम निकाल देता है, टाइम वेस्ट करते थोड़ा, क्योंकि अपील आप जैसे ही फाइल करोगे वैसे ही आप लोग को क्या मिलता है, डीम्ड स्टे मिलता है। समझ में आया? जैसे आप अपील फाइल करते हो आपको डीम्ड स्टे मिलता है, आगे देखेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही आप लोग अपील फाइल करते हो आपको स्टे मिल रहा है, मतलब रिकवरी प्रोसीडिंग्स स्टॉप हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, अगर ऐसे ही सभी एसएससी को हमने दे दिया अपील फाइल करने को, तो डिपार्टमेंट का तो सत्यानाश हो जाएगा, बैंड बज जाएगा। सारे लोग अपील फाइल करेंगे, अपीलेट अथॉरिटी के पास दुनिया भर के केस होंगे एंड सारे एसएससी मजे कर रहे होंगे। तो इसीलिए टू प्रिवेंट फ्रिवलस अपील, फ्रिवलस समझते हो, मतलब कि फर्जी अपील जिसमें कोई दम नहीं है फिर भी अपील फाइल करता है, ऐसे लोग को कम करने के लिए डिपार्टमेंट ने प्री डिपॉजिट का कंसेप्ट रखा। मतलब अगर आपको विश्वास है आपके ऊपर कि आपका केस स्ट्रांग है, देन व्हाट यू डू, आप प्री डिपॉजिट पे करो, मतलब कुछ अमाउंट थोड़ा सा पे करो एंड देन आप अपील में जाओ। क्यों ऐसा? अगर आप कुछ पे करोगे मतलब आप लोग सीरियस रहोगे। समझ में आया कि नहीं? कम ऑन, इज दैट वेरी क्लियर? अगर आप लोग किस चीज के लिए पे करते हो आपको आपको उसका वैल्यू होता है। सो प्री डिपॉजिट अगर आपने पे किया मतलब आप सच में सीरियस हो आपके आपके केस को लेकर के। इसीलिए इसीलिए डिपार्टमेंट आपसे प्री डिपॉजिट मांगता है। कितना मांगता है चेक करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट समझा प्री डिपॉजिट का? सो बिफोर फाइलिंग, और वी कैन से एट द टाइम ऑफ फाइलिंग अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी, प्री डिपॉजिट हैज टू बी पेड। कितना प्री डिपॉजिट पे करना है? 100% of amount of tax, interest, fine, fee and penalties arising from the impugned order as is admitted by him। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब टैक्स, इंटरेस्ट, फाइन, फी एंड पेनल्टी, जितना मैं एग्री करता हूं, जितना मैं एडमिट करता हूं, विच इज अराइजिंग फ्रॉम द असेसमेंट ऑर्डर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्यून्ड ऑर्डर, उतना मुझे पूरा पे करना। जितना मैं अग्री करता हूँ पूरा पे करूंगा, जितना मैं अग्री किया उतना पूरा पे करें। ओके, एंड जो मैं अग्री नहीं करता उसमें का जो टैक्स अमाउंट है उसका 10% पे करना पड़ेगा। आया समझ में? सो डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% प्लस 100% ऑफ एडमिटेड ड्यूज, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर सब कुछ जो एडमिट किया उसका पूरा पूरा, एंड जो डिस्प्यूटेड है उसका 10% ऑफ टैक्स। समझ में आया? सब्जेक्ट टू ₹25 CR CGST, 25 CR SGST, और IGST का केस है तो 50 करोड़। मतलब दैट प्री डिपॉजिट, दैट इज द पॉइंट नंबर बी, ये जो पॉइंट नंबर बी है ना, ये दिस पॉइंट नंबर बी का 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स कैनॉट एक्सीड 25 करोड़ CGST, 25 करोड़ SGST। आया है समझ में? इज दैट वेरी क्लियर? ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा और अच्छे से। हम सीख रहे हैं प्री डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट। प्री डिपॉजिट
ओके, प्रोविजन क्या है? 100% ऑफ एडमिटेड ड्यूज बराबर प्लस 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स। ओके, मान के चलो एक असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ से 5 लाख का टैक्स लायबिलिटी था। इंटरेस्ट बोलता है आप लोग 80,000 पे करो एंड पेनल्टी बोल रहा है 15,000। एग्जाम्पल है। ओके, अब मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरा टैक्स लायबिलिटी सिर्फ 2 लाख रुपए है, मेरे को लग रहा है इंटरेस्ट, चलो मैं अभी यहाँ पर इंटरेस्ट 20,000 पे करने को तैयार हूँ एंड पेनल्टी मैं सिर्फ 10,000 पे करूँगा। इतना मैं पे करने को रेडी हूँ, बाकी का मैं चैलेंज करता हूँ एंड वो ग्राउंड सब लिखे होंगे, उसके हिसाब से आप लोगों ने चैलेंज किया हुआ। ओके, तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, ये जो असेसमेंट ऑर्डर में टैक्स ड्यूज डिटरमाइन हुए थे उसमें से जितने आपने एडमिट करे हैं, ठीक है, जितने भी आपने एडमिट करे वो तो पूरे पे करो। एंड जो डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड मतलब क्या, 5 लाख माइनस 2 लाख दैट इज 3 लाख इज द डिस्प्यूटेड। सो डिस्प्यूटेड का 10% पे करना है। ओके, तो यहाँ पर डिस्प्यूटेड का 10% कितना आएगा, डिस्प्यूटेड इंटू 10% दैट इज नथिंग बट 30,000। ओके, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करने के लिए? कहना है इसे जितना एडमिटेड है उतना पूरा, दैट इज 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 10,000, 2,30,000। ये वाला है 2,30,000 प्लस 10% ऑफ डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड है 3 लाख का टैक्स, टैक्स ओनली टैक्स नॉट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी। यहाँ पर डिस्प्यूटेड इंटरेस्ट 60,000 है, डिस्प्यूटेड पेनल्टी 5,000 है, इन दोनों का कुछ भी पे नहीं करना। क्लियर है? सो डिस्प्यूटेड टैक्स का 10% नथिंग बट 30,000। सो टोटल आप लोग 2,60,000 पे करो एंड फाइल द अपील, आप अपील फाइल करो। आया है समझ में अच्छे से? आगे बढ़ता है। नो प्री डिपॉजिट टू बी पेड वेयर अपील इज फाइल्ड बाय डिपार्टमेंट। देखो कितनी ना इंसाफी है, अगर डिपार्टमेंट अपील फाइल करना चाहेगा तो कोई हम लोग प्री डिपॉजिट नहीं लेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट तो थोड़ी ना हमारा टाइम वेस्ट करने को आया है, डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा ही काम करने आया होगा। सो डिपार्टमेंट ने अगर अपील फाइल किया तो देयर इज नो प्री डिपॉजिट। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है। नोट्स ऑन प्री डिपॉजिट, नोट्स ऑन प्री डिपॉजिट, देयर इज नो रिक्वायरमेंट of pre-deposit at any stage if appeal is for the purpose of refund eligibility। अगर रिफंड का केस है, ध्यान से सुनना, अगर रिफंड का केस है तो कोई अपने को प्री डिपॉजिट पे करने की जरूरत नहीं। मतलब मान के चलो कि मेरा जो अथॉरिटी, असेसमेंट अथॉरिटी, असेसिंग अथॉरिटी, उसने क्या किया, रिफंड को रिजेक्ट किया। मतलब रिफंड अगर 3 लाख में क्लेम कर रहा हूँ, उसने रिजेक्ट किया, तो यहाँ पर मुझे उस 3 लाख के रिफंड ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करना। तो हियर आई कैन अपील विदाउट पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट। मैं प्री डिपॉजिट पेमेंट करूंगा ही नहीं। आ रहा है समझ में? आई विल नॉट पे एनी प्री डिपॉजिट। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 115, देखो ब्रैकेट में बाद में पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 115, इफ द डिसीजन इज ऑर्डर्ड इन द फेवर ऑफ असेसी, he shall get the refund of pre-deposit along with interest at the rate of 6% per annum from the date of payment till the date of grant of refund। मतलब मान के चलो आपने यहाँ पर प्री डिपॉजिट पे किया एंड अपने अपील फाइल किया, कहाँ पर, अपील अथॉरिटी के पास। अब आप केस जीत गए, आप केस जीत गए, तो यहाँ पर अगर आप केस जीतते हो तो आपको जो प्री डिपॉजिट आपने पे करी थी वो वापस मिलेगी अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। समझ में आया? मान के चलो मैंने असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल किया, मैंने प्री डिपॉजिट भर दिया था, अब प्री डिपॉजिट भी मुझे वापस मिलेगा मेरे केस जीतने पर अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कब से कब तक का मिलेगा, जब भी प्री डिपॉजिट पे किया था तब से लेकर के जब भी रिफंड मिलता है तब तक का, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। याद रहेगा? समझ में? इंटरेस्ट कौन से पीरियड का मिलेगा वो लिखा है सेक्शन 115 में, क्या रेट पर मिलेगा वो लिखा है सेक्शन 56 में, इसीलिए दो अलग सेक्शन का रेफरेंस ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो हियर वी कंप्लीट विद प्री डिपॉजिट। नेक्स्ट, एडवाइजरी टाइम लिमिट टू डिस्पोज द अपील। अभी मैंने अपील फाइल किया है, अपील किसके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, अपीलेट अथॉरिटी के पास। ओके,
सो अपीलेट अथॉरिटी को इस अपील को डिस्पोज करना है मतलब अपील ऑर्डर पास करना है। कितने टाइम में पास करना है? एडवाइजरी टाइम लिमिट इज 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर आपको अपील ऑर्डर पास करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज एडवाइजरी टाइम लिमिट। एडवाइजरी समझते हो? एडवाइजरी मतलब कि इट इज एडवाइजेबल टू पास विद इन दिस पीरियड। अगर नहीं होता तो कोई आपके ऊपर वो केस नहीं बन जाएगा। ओके, एंड जरूरी नहीं कि पास करना ही। सो प्रैक्टिकली होता भी नहीं है 1 साल के अंदर। ओके, टाइम लग ही जाता है उसमें, क्योंकि अपील अथॉरिटी के पास बहुत बड़े बड़े केस होते हैं। सो पर्सनल हियरिंग देना, एडजर्नमेंट देना एंड सो ऑन, बहुत टाइम लगता है उसको, 1 साल में नहीं होता है। ओके, सो एडवाइजरी टाइम लिमिट इज 1 year। अदर पॉइंट्स, where the appellant has paid pre-deposit, the recovery proceedings for the balance amount shall deemed to be stayed। मतलब मैंने जैसे ही प्री डिपॉजिट का पेमेंट किया, वैसे ही जो बाकी का अमाउंट मुझसे रिकवरेबल है उसके लिए स्टे मिल जाएगा मुझे। डीम्ड स्टे होता है। ओके, पेमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट एंड फाइलिंग अपील इज कॉल्ड एज डीम्ड स्टे। मतलब मेरे अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जाएंगी। क्यों नहीं की जाएंगी भाई? क्योंकि मैंने अपील फाइल किया। ठीक है, लेट अपील अथॉरिटी डिसाइड। तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो? तुमने डिसाइड कर लिया, तुम्हारा काम हो गया। अब मैं ऊपर गया हूँ तो तुम रुको, मैंने कंप्लेंट किया ऊपर, रुको थोड़ा। तो इसीलिए मेरा जो भी रिकवरी प्रोसीडिंग्स है मेरे अगेंस्ट, वो स्टे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अपीलेट अथॉरिटी कैन अलाउ ऑन सफिशिएंट कॉज टू ऐड द ग्राउंड ऑफ अपील नॉट स्पेसिफाइड इन अपील। देखो, जब भी हम अपील फाइल करते हैं हमको दो चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड सेकंड इज ग्राउंड ऑफ अपील। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस था उसका क्या नेचर है, किस मैटर पर, मोटा मोटी किस मैटर पर ये पूरा केस बन रहा है। ओके, एंड देन ग्राउंड्स ऑफ अपील। ग्राउंड्स ऑफ अपील पॉइंट वाइज होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल आईटीसी का केस है तो आईटीसी एक पहला ग्राउंड है कि आईटीसी शुड नॉट बी डिनाइड, दिस इज द फर्स्ट ग्राउंड। देन और हो सकता है से वैल्यू ऑफ सप्लाई इनकरेक्टली डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर, ये सेकंड ग्राउंड हो सकता है। ठीक है, तो इससे ग्राउंड वाइज होता है। जितने भी ग्राउंड आपके असेसमेंट ऑर्डर में है उतने ग्राउंड आप लोग लिख सकते हो। समझा? मतलब ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू आर अपीलिंग। अगर मान के चलो आपने अपील फाइल किया 3 ग्राउंड को बेस बना के, आप एक ग्राउंड डालना भूल गए, याद नहीं आया, बाद में आपको याद आया अपील फाइल करने के बाद, तो अपीलेट अथॉरिटी कैन अलाउ यू ऑन सफिशिएंट कॉज। ओके, नेक्स्ट, appellate authority cannot remand back the case to adjudicating authority। appellate authority वापस से फ्रेश एडजुडिकेशन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास केस नहीं दे देगी, नहीं दे सकती। ओके, हाउएवर जीएसटीएटी कैन डू सो, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी के पास कोई पावर नहीं है टू रिमांड बैक द केस। ओके, नेक्स्ट, कैनॉट गिव मोर देन 3 एडजर्नमेंट्स। जो पोस्टपोनमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन एडजर्नमेंट। सो 3 से ज्यादा नहीं देना है। नेक्स्ट, अपीलेट अथॉरिटी कैन rectify the mistake apparent from record under section 161 within 3 months from the date of order। अगर उनके अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर में मिस्टेक हुआ, ओके, विच इज apparent from record, they can rectify such mistake within 3 months from the date of order। SCN under section 73 or 74 to be given for enhancing tax liability of appellant। असेसमेंट अथॉरिटी दैट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 3 लाख का ड्यूज निकाला, अपीलेट अथॉरिटी ने निकाला ड्यूज ऑफ से मोर देन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो 3 लाख से ज्यादा का ड्यूज निकाला, बराबर ना? तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके लिए शो कॉज नोटिस इशू करना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे आप लोग नहीं कर सकते कि डायरेक्टली अपील ऑर्डर पास कर दिया, नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस में नहीं था, असेसमेंट ऑर्डर में नहीं था, अपीलेट अथॉरिटी खुद से बढ़ा रहा है। यहाँ पर एससीएन देने के बाद ही बढ़ा सकते हो, ऐसे नहीं बढ़ा सकते। आया समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विथ द अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं जीएसटी 80 एंड हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट।